मुझे रूप ने कहीं का ना छोड़ा, ऐसी गलियों में लाके दिल तोड़ा कि मैं घूंघरू बांध लिया, हाय हाय कि मैं घूंघरू बांध लिया। यह गाना इस कहानी पे बिल्कुल फिट बैठता है। अखिलेश नशे की हालत में अपने दोस्तों से बोलता है, यार अगर वो वाला भी काम हो जाता तो मजा आ जाता। तो अखिलेश का दोस्त बोलता है, अखिलेश खुलकर बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो अखिलेश बोलता है, अगर लड़की वड़की का व्यवस्था हो जाता तो हमारी रातें और भी रंगीन हो जाती, सोने पर सुहागा हो जाता। तो उसका दोस्त बोलता है, हाँ मुझे मालूम है, इस होटल में लड़कियां मिलती है, बस पैसे खर्च करने होते हैं। तो अखिलेश ने बोला, यार तू पैसे की चिंता छोड़, तू लड़की की व्यवस्था करो। फिर अखिलेश का दोस्त होटल के वेटर को बुलाता है और उससे लड़की की डिमांड करता है। पहले तो होटल वाला इन अनजान लोगों को देखकर डरता है कि पहली बार हमारे होटल में आए, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन वेटर जब उन लोगों से कुछ देर बात करता है तो कंफर्म हो जाता है, यह लोग गलत नहीं हैं। यह लोग सिर्फ मस्ती के लिए ही ऐसी बातें कर रहे हैं, इन्हें सच में लड़कियों की जरूरत है। फिर होटल का वेटर उन लोगों का डिमांड पूरा करता है और कहता है, आप लोग अपने कमरे में जाइए, मैं आप लोगों के कमरे में लड़की भेज दूंगा। इससे आगे कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए आगे की कहानी सुनती हूँ। फिर कुछ देर बाद वेटर उनके कमरे में एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान 28 से 30 बरस की लड़की को भेज देता है। सभी लड़के बहुत ज्यादा नशा कर रखे थे। फिर वे लोग उस लड़की के साथ बारी बारी से संबंध बनाया। रात भर वो लोग उसे लड़की के साथ समय बिताया। जब सुबह हुई तो वे लोग अपनी कर लेकर अपने घर लौट आए। लेकिन उन दोस्तों में जो अखिलेश था उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। उसे उस रात जिस लड़की के साथ संबंध बनाया था, ऐसा लग रहा था जैसे उसे वह पहचान रहा है। शायद उसकी आवाज वह पहले भी सुन चुका है, लेकिन बहुत ज्यादा नशे में होने के कारण वह सही से उस लड़की को ना पहचान सका। लेकिन उसके मन में एक अजीब सी हलचल हो रही थी, ना जाने क्यों उसका मन बेचैन हो रहा था। फिर उसने सोचा, नहीं मेरा दिल यूं ही बेचैन नहीं हो सकता, बात तो जरूर कुछ है। मैं उसे लड़की से एक बार फिर मिलूंगा। यह सोचकर अपने काम से फ्री होकर 2 दिन बाद इस बार वह अकेले ही उस होटल पर गया और जाते ही होटल के मालिक से डिमांड किया कि मुझे वही लड़की चाहिए जो उस रात हम लोगों के साथ थी। होटल मालिक को बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि उसके होटल में एक से बढ़कर एक लड़की थी, फिर भी वह उस 28 साल की लड़की को क्यों खोज रहा है। खैर होटल वाला बोला, साहब वह लड़की आज नहीं आई है, शायद उसकी तबीयत खराब है, अभी वह 2 दिन और नहीं आएगी। तो अखिलेश होटल मालिक कहा कि आप मुझे उसके घर का पता दे, मैं खुद ही उसके घर चला जाऊंगा। फिर होटल वाले ने अपने एक आदमी को अखिलेश के साथ भेज देता है। वह उसे लड़की घर तक छोड़ आता है। फिर जब अखिलेश दरवाजा खटखटाया तो लड़की ने कुछ देर बाद दरवाजा खोली। उसने अखिलेश को देखते झट से मुंह अपनी दूसरी तरफ घूम लिया। उसके मुंह घूमते ही अखिलेश ने पूछा, क्या तुम कविता हो? वह लड़की इतना सुनकर जोर जोर से रोने लगती है और बोली, हाँ हाँ, मैं अभागिन बदनसीब किस्मत की मारी कविता ही हूँ। तो अखिलेश ने कहा, कविता तुम्हें मैं कहाँ कहाँ ना ढूंढा, कहाँ कहाँ ना खोजा। जब मुझे पता चला कि तुम मायके से अपने घर के पास वाले लड़के के साथ भाग गई हो, फिर मैं तुझे बहुत दिनों तक ढूंढता रहा, लेकिन जब तुम नहीं मिली तो मैं समझा कि तुम अब इस दुनिया में नहीं रही, और आज मिली भी हो तो इस हाल में। आखिर तुम इस हाल में कैसे पहुंची? इस पर कविता बोली, पहले तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हें सब सारी सच्चाई बताती हूँ। मैं भागकर और तुम्हारा साथ छोड़कर कितनी बड़ी गलती की थी।
उसे लड़के पर विश्वास करके मैं कैसे खुद को बर्बाद कर ली और कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही, इसलिए मैं चाहकर भी गाँव नहीं लौट सकी। मुझे याद है, मैं आज भी उसे दिन को भूले नहीं भुला पाती हूँ। जब मेरी शादी तुमसे ठीक हो गई थी तो मैं बहुत खुश थी कि मेरा घर बसाने जा रहा है। मेरे माता पिता जी भी बहुत खुश थे कि मेरे लिए एक बहुत ही नेक दिल और अच्छा लड़का ढूंढना है। फिर तुमसे मेरी शादी हो गई और मैं तुम्हारे घर आ गई। फिर हम लोग खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे, लेकिन मैं जब तुम्हारे घर से पहली बार मायके दिवाली पर अपने घर गई थी तो मुझे अंदाजा न था कि मैं फिर कभी लौट के तुम्हारे घर न आऊंगी। मायके में दिवाली वाले दिन हम सभी आदमी मिलकर खुशियां मना रहे थे। तभी मेरे पड़ोस का लड़का मनीष मेरे घर मिठाई लेकर आया और सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। फिर मेरे साथ कुछ देर बैठकर बातें की। वह देखने में बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट था। मेरी आकर्षण कुछ उसके प्रति हुई, लेकिन फिर मैं खुद को समझ ली थी। लेकिन शायद उस लड़के को भी मेरे तरफ आकर्षक हो गया था। वह मेरे घर पर कोई न कोई बहाने से आ जा रहा था। धीरे धीरे मैं उसके प्यार में फंस गई। फिर यह बातें मेरे पिताजी को जब मालूम चली तो वह बहुत गुस्सा हुए। यह बातें मैंने उस लड़के को बताई तो उस लड़के ने प्लान बनाया कि हम लोग घर से भाग चलते हैं। फिर एक दिन उस लड़के के प्लान के मुताबिक मैं घर से भाग गई। तुम्हें बिना कुछ बताए मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर हो गई। मैं जब उस लड़के के साथ भाग कर जा रही थी तो बहुत खुश थी कि मुझे उस लड़के के साथ जिंदगी बितानी है। उस लड़के ने मुझे बताया था इसका एक दोस्त शहर में रहता है, उसने हम लोगों का रहने का व्यवस्था कर दिया है और उसके के लिए एक नौकरी भी ढूंढ दिया है। हम लोग वहां पहुँचे और उस रूम में रहने लगे और मनीष भी काम करने लगा। लगभग 6 महीने तक मनीष मेरे साथ रहा और मेरे साथ प्रतिदिन संबंध बनाता रहा। इससे मुझे कोई दिक्कत भी नहीं थी क्योंकि मैं उसको अब अपना पति मान चुकी थी। एक दिन मनीष ने कहा, आज मेरे दोस्त का बर्थडे है, मैं उसका बर्थडे में अपने ही रूम पर मनाऊंगा, इसलिए तुम अच्छे खाना बना लेना। मैं उसके लिए केक लेने जा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने दोस्त को सरप्राइज दूंगा। मैं अखिलेश के अनुसार अच्छी खाना बनाई। मनीष केक लाया और पूरे घर को सजाया भी। फिर मनीष दोस्त को बुलाया और उसको सरप्राइज दिया। हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। फिर कुछ देर बाद में इसका दोस्त अपने घर चला गया और मनीष मेरे साथ फिर से एक बार संबंध बनाया। फिर हम दोनों सो गए, लेकिन जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरा सर बहुत भारी भारी सा लग रहा था और मैं देखी कि मैं अपने कमरे में नहीं हूँ। यहाँ बहुत शोर शराबा हो रहा है। मुझसे सही से बैठा भी नहीं जा रहा था। किसी तरह मैं खुद को संभाली और जब सही से देखा तो मैं एक कमरे में बंद थी। बगल वाले कमरे में गाने बज रहे थे। मैं सोचने लगी, मैं कहाँ हूँ, मैं कैसे यहाँ पहुँची, आखिर मनीष कहाँ है। मैं यह सब सोची रही थी तभी एक औरत की आवाज आई और मेरी तरफ कुछ कपड़े फेंकती हुई बोली, लो इन कपड़ों को पहन लो और तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए मैं ग्राहक भेज रही हूँ, उसे तुम खुश कर देना और हाँ, कोई नौटंकी नहीं करना, नहीं तो मैं तुम्हें एक ही दिन में यहाँ का सब नियम कानून सिखा दूंगी। मैं उससे पूछी, आंटी मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ कैसे पहुँचे? तो उसने बोली, हर लड़की जब मेरे कोठी पर आती है तो सबसे पहला सवाल यही पूछती है। इतना कहकर जोर जोर से हंसने लगी। फिर बोली, अरे तेरा बॉयफ्रेंड, तेरा पति तुझको कोठा पर बेचकर चला गया है और आज से तुम मेरे कोठी की शोभा बढ़ाएगी, तू मेरे लिए अब धंधा करेगी।
अब तू धंधे वाली बन गई है। इतना सुनने के बाद मेरी जान हलक में अटक गई। मैं सोचने लगी, नहीं नहीं मनीष ऐसा नहीं कर सकता, वह मुझसे बहुत प्यार करता है, अपने जान से भी ज्यादा। लेकिन मेरा यह भ्रम बहुत जल्दी उतर गया जब मेरे सामने मेरा पहला कस्टमर खड़ा था मेरे जिस्म को नोचने के लिए। मैं उसके साथ सोने से मना करने लगी। मैं कहने लगी, नहीं नहीं, मैं यह काम नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी लेकिन एक काम नहीं कर सकती। इस पर वह कोठी के मालकिन, जिसे मैं आंटी कर रही थी, वह आई और मेरे साथ बहुत मारपीट की। फिर 2 दिन तक मेरे को कुछ खाने को नहीं दिया। फिर भी मैं तैयार जब ना हुई तो तीसरे दिन 4 लड़के में रूम में आए और हमारे साथ बारी बारी से जबरदस्ती करने लगा। मैं 3 दिन से भूखी पूरी कमजोर हो चुकी थी। मैं उन लोगों से लड़ भी नहीं सकती। वह लड़के मेरे संबंध बनाते रहे, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकी। फिर उसके बाद कोठे की मालकिन आकर बोली, अभी तू मेरे लिए धंधा करेगी कि और 10 लड़कों को भेजूं? मैं चुपचाप कुछ नहीं बोली तो आंटी चली गई और जाते जाते बोली, तेरे चेहरे के भाव बता रहे हैं तू मान गई है। कुछ देर बाद मैं सज धज कर तैयार हो गई। फिर उस रात से हर रात मैं बिकने लगी। मेरे जिस्म का सौदा होता रहा और ये सिलसिला लगभग 3 सालों तक चला। फिर मेरे लिए यह काम आम बात हो गई। इस कोठी पर एक लड़की और थी जिसे मेरी बहुत बनती थी। उसने बोली, जितना तुम सुंदर हो उस हिसाब से तुम यहाँ पैसे नहीं कमाती हो, सारा पैसा कोठी की मालकिन खा जाती है। जब तुम काम कर ही रही हो तो मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ, अगर तुम वहाँ चली जाएगी तो तुम बहुत पैसे कमाएगी। वहाँ कोई कमीशन लेने वाला नहीं होगा, कस्टमर जितना पैसा देगा वह सब पैसा तुम्हारा होगी। क्योंकि मैं जिस होटल के बारे में बता रही हूँ वह होटल यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। तो मैं बोली कि यहाँ से भगाना बहुत मुश्किल है। तो मेरी सहेली बोली, तुम इसका चिंता मत करो, मैं सारी व्यवस्था कर दूँ। फिर मैं उससे पूछी कि मैं जो वहाँ काम करूँगी तो सारा पैसा मुझे कैसे मिलेगा? तो वह बोली कि तुम्हारी वहाँ काम करने से उनके ज्यादा कस्टमर आएंगे, जिससे उनकी होटल ज्यादा चलेगी, उनकी कमाई ज्यादा होगी, इसलिए वह तुमसे कमीशन नहीं लेंगे, बस तुम्हें वहाँ पर हो रखेंगे। मैं क्या करती, मुझे धंधा ही तो करना था। यह भी कर रही थी और वहाँ भी धंधा ही करनी थी। फिर एक दिन उसके बताए अनुसार मैं भाग गई और उसे होटल में पहुंच गई। वह होटल यही है जहां अभी मैं काम कर रही हूं। यहाँ लगभग मैं 2 साल से काम कर रही हूँ। लेकिन मेरा संजोग देखो, 2 दिन पहले जब तुम दोस्त के साथ होटल में आए थे तो उस दिन उस होटल मालिक ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा। तुम्हारे दोस्त नहीं पहचान पाए और तुम भी शायद मुझे नहीं पहचान पाए थे, क्योंकि तुम लोग बहुत नशा कर रखे थे इसलिए। लेकिन मैं जब तुम्हारे कमरे में पहुंची थी तो मैं तुम्हें पहचान ली थी। मैं तो पहले एकदम से घबरा गई, लेकिन जब मैंने देखा तुम लोग नशे की हालत में हो और तुमने हमें नहीं पहचाना, लेकिन तुम थोड़ा गौर कर रहे थे, तो मैं समझ गई कि तुम नशे में हो और नहीं पहचान पा रहे हो। और फिर तुम्हारे दोस्तों ने मेरे साथ बारी बारी से संबंध बनाए, फिर तुमने भी मेरे साथ संबंध बनाया, लेकिन पता नहीं तुम आज कैसे यहाँ पहुँचे, तुम अपनी बताओ। इस पर अखिलेश ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारे घर गया था तो पता चला कि तुम बगल वाली लड़की के साथ भाग गई हो। फिर मैं तुम्हें बहुत तलाशा, तुम कहीं नहीं मिली। बहुत दिन तक मैं तेरे गम में भटकता रहा, घर पर ही शराब के नशे में डूबा रहा। फिर मेरा एक दोस्त मुझे बोला, चलो कुछ काम करो, नहीं तो तुम इसी तरह गम में मर जाओगे। फिर मैं इस शहर में आकर काम करना शुरू किया। आज मैं एक बहुत बड़ा ठेकेदार बन चुका हूँ।
आज मेरे पास ना पैसे की कमी है, ना दोस्त यार की कोई चीज की कमी थी, तो बस सिर्फ एक तुम्हारी। इस पर कविता बोली, मेरे साथ जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ, मैं इसी लायक थी, मैं बदचलन हो गई थी। मैं तुम्हारे जैसे पति को छोड़कर दूसरे लड़के खूबसूरती पर मर गया, जिसका परिणाम मुझे मिला है। मैं दर दर की ठोकरें खाती रही और कोठी पर बिकती रही। मुझे जैसी लड़की का यही हाल होना चाहिए। इतना कहकर वह जोर से रोने लगती है। इस पर अखिलेश बोलता है, कविता मैं तो तुम्हें अपना तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें अपने पास रख सकता हूँ। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें सारी सुख सुविधा दूंगा जो तुम्हें यहाँ मिल रही है, या उससे भी ज्यादा। लेकिन मैं फिर से तुम अपनी पत्नी स्वीकार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें रखूंगा तो सिर्फ अपनी रखैल बनाकर। पहले तो कविता अखिलेश के साथ जाने से इनकार करती है और बोलती है, तुम मेरे हालातों पर छोड़ दो, मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ। अब मेरा यही नसीब और जिंदगी बन गया है। 2-4 साल और जब तक मेरा रूप रंग अच्छा रहेगा मैं लोगों की पसंद रहूंगी। फिर उसके बाद कहीं भी किसी तरह भीख मांग कर अपनी जिंदगी गुजार दूंगी। लेकिन कुछ जोर देने के बाद अखिलेश के कविता उसके साथ जाने के लिए मान गई। अखिलेश उसे अपने साथ अपने घर लाया और उसके साथ रहने लगा था तो कविता प्रेग्नेंट हो गई। वह अखिलेश के बच्चे की मां बनने वाली थी जब से कविता प्रेग्नेंट हुई थी। अखिलेश को उस पर कुछ ज्यादा ही प्यार आने लगा था। कुछ दिनों के बाद कविता को एक प्यारा सा बेटा हुआ। अब तो अखिलेश का प्यार कविता और उसे लड़के के लिए और बढ़ गया। फिर धीरे धीरे न जाने कब रखैल से उसकी पत्नी बन गई। फिर उनकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो गई। तो दोस्तों, मेरे कहानी सुनाने का एक मकसद होता है कि आप भी सतर्क रहें। ऐसी घटना हर रोज हकीकत में हो रही है। कभी भी ऐसी घटना हमारे, आपके या किसी के साथ भी हो सकती है। मैं लोगों को सतर्क करने के लिए ऐसी कहानी सुनाता हूँ ताकि लोग सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। तो मेरे प्यारे मेरे दोस्तों, मुझे चाहने वालों, अगर एक कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दे ताकि इसी तरह आने वाली अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।